नमस्कार दोस्तों, बिन मांगे ज्ञान ऑफ़िशियल चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट होगा एग्रीकल्चर बहाली से संबंधित और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफ़िसर की तैयारी से संबंधित जो भी हम वीडियो लेकर के आएँगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे, उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फलों के रस से निर्मित पेय पदार्थ में सर्वाधिक लोकप्रिय और अधिकता से उपयोग किया जाने वाला पेय पदार्थ कौन-सा है? तो स्क्वैश है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संश्लिष्ट पेय पदार्थ में परिरक्षक बेंजोइक अम्ल की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? 350 से 600 ppm जो है निर्धारित की गई है। निम्न में से कौन-सा गुद्दा रहित पेय पदार्थ है? गुद्दा रहित जो है कार्डियल है, ये गुद्दा रहित जो है पेय पदार्थ है, इसमें गुद्दा नहीं होता है। बाकी जो जितने हैं सब में जो है गुद्दा होता है। जैम में कुल विलेय ठोस पदार्थ कितना प्रतिशत होता है? तो जैम में दोस्तों 68% होता है। कुल विलेय ठोस माने TSS इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो केचप शब्द की भाषा किस भाषा से लिया गया है? तो केचप दोस्तों अ, चीनी जो है, चीनी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस फल अथवा सब्जी का केचप तथा सॉस सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? टमाटर का। आप लोग सब लोग जानते होंगे टमाटर का सब्जी में भी प्रयोग होता है और केचप में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। दोस्तों ये जो टेस्ट पेपर है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नोट से लिया गया है। तो हमने वहाँ पे कोचिंग किया था, तो उसी नोट से हमने जो है इस टेस्ट को हम आप लोगों के बीच जो है लेकर के आए हैं। तो बहुत ही नॉलेजफुल टेस्ट होने वाला है। जो भी हम टेस्ट लेके आएँगे उसका नोट्स आप लोग अगर बनाते हैं तो परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। अगला क्वेश्चन है क्यूरिंग की क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्यूरिंग दोस्तों चाय की फसल में की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? अमरूद, केला, आम, करौंदा। तो करौंदा में सबसे ज़्यादा दोस्तों आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है? पपीता का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मेक्सिको, मेक्सिको जी है इसका ओरिजिन है दोस्तों। जहाँ पानी अधिक गहराई तक भर जाता है, वहाँ धान की किस्म अच्छी रहती है। तो कौन-सी धान की किस्म अच्छी रहती है? तो इसमें देखिए जलमग्न, तैरता धान, उपरोक्त दोनों ही। तो ऊपर का दोनों जो वैरायटी है, तैरता धान और जलमग्न वैरायटी दोनों इसमें जो है उपयुक्त होगा। सी नंबर इसमें होगा। चने में जल शक्ति के प्रयोग से होता है। चने में जल शक्ति के प्रयोग से क्या होता है? भूमि में नमी रोकना जो है, ये जल शक्ति का प्रयोग कहलाता है। सरसों में माहू को रोका जा सकता है, किससे रोका जाता है? मेलाथियान के प्रयोग से सरसों में माहू के प्रयोग से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। सरसों की फसल में माहू आता है, कब आता है माहू? तो दोस्तों बदली वाले नम मौसम जब होता है तो सबसे ज़्यादा माहू का अटैक होता है। अगला क्वेश्चन है गोला, हेलस्टोन पड़ने से होता है, क्या होता है? खरीफ फसल टूट जाती है। जो आंसर है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर चारों क्वेश्चन आंसर पढ़ूँगा और फिर उसका डिस्क्राइब करूँगा तो काफ़ी समय लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए केवल हम आंसर बताते जा रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फसल को पाले से कैसे बचाया जाए? तो दोस्तों फसल को पाले से बचाने के इसमें देखिए शाम को खेत में धुआँ करके, सिंचाई करके उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शाम को खेत में धुआँ करने से भी पाला से बचाया जा सकता है और सिंचाई करने से भी फसल को पाला से बचाया जा सकता है। तो उपरोक्त दोनों होगा, तो सी क्वेश्चन इसमें सी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल मौसम में होता है, क्या होता है? ऑप्शन यहाँ देख लीजिए फसलों की अच्छी उपज, फसलों की औसत उपज, फसलों की खराब उपज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिकूल, अनुकूल मतलब कि फसल के अनुकूल हो गया, प्रतिकूल माने बुरा मतलब कि मौसम। तो बुरा मौसम में क्या होगा? फसलों की
खराब उपज, फसल जो है जब मौसम खराब होगा तो क्या होगा? फसल अच्छा नहीं होगा, तो खराब उपज होगा। प्रतिकूल मौसम का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल, फसलों के लिए बुरा समय। देखिए, आ गया ना फिर क्वेश्चन, फसलों के लिए बुरा समय को ही ये कहा जाता है। तो प्रतिकूल मौसम की दशाएँ होती हैं। प्रतिकूल मौसम की दशाएँ कितनी होती हैं? तो वर्षा का अत्यधिक होना ये प्रतिकूल मौसम की दशा है। ओला पड़ना ये भी है, पाला पड़ना ये भी है। तो ये द वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो 40 डिग्री ताप पर 40 डिग्री ताप पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं। वर्ल्ड फ़ॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फ़ॉरेस्ट्री डे जो है 21 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस तो आप सब लोग जानते होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनएईबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनई एनएईबी की स्थापना 1992 में हुई थी। तो बी वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है सही है। फॉरेस्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? फॉरेस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में ऑक्सीजन और सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं? तो कुल तत्वों के 75% भाग होते हैं क्या? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जितने भी तत्व मृदा में पाए जाते हैं भूपटल में, उसका जो है 75% भाग जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भूपटल का 95% भाग बना होता है। भूपटल का 95% भाग किस चट्टान का बना होता है? ये पूछ रहा है। तो इसमें रूपांतरित चट्टान है, अग्नेय चट्टान है, इन दोनों से। दोनों से नहीं होगा दोस्तों, अ वाला जो ऑप्शन है अग्नेय चट्टानों से ये ना 95% भाग जो है भूपटल का बना होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के लिए वांछित वन क्षेत्र होना चाहिए 33% होना चाहिए। जो राष्ट्रीय वन नीति जो आया था 1952 में, उसके अनुसार कुल वन क्षेत्र के लिए वांछित वन क्षेत्र 33% होना चाहिए दोस्तों। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो है 21% ही मात्र वन है। होना कितना चाहिए? 33%। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो दोस्तों 1983 में हुई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। भारी खनिजों का घनत्व होता है, भारी खनिजों का जो घनत्व होता है वो 2.85 से कम होता है। भारी खनिज का घनत्व कितना होता है? 2.85 से कम होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चयापचय की रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो उपचय को उपचय को कहते हैं, चयापचय की रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, उपचय को जाना जाता है। टीसीए, टीसीए का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? क्रेब चक्र को जो है टीसीए के रूप में जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे क्रेब चक्र, तो क्रेब चक्र को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है दोस्तों। अम्लिक अग्नेय चट्टान में सिलिका की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। अम्लीय अग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 82% होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ऊर्जा पैकेट है, क्या है? एटीपी है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ऊर्जा के पैकेट क्या है? एटीपी क्या है? एक तरह की ऊर्जा का पैकेट है दोस्तों। तो जलज चट्टानों जल निर्मित का उदाहरण है जलज चट्टान। अब नीचे ऑप्शन देख लीजिए, सेल चट्टान जो है यहाँ पे सेल सेल इसका उदाहरण है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट को जो है अग्नेय चट्टान कहते हैं। बाकी जो है ये सब अग्नेय चट्टान नहीं है, दूसरा कोई चट्टान है। टूरमेलाइन, ये टूरमेलाइन एक प्राथमिक खनिज है जिसमें पाया जाता है बोरोन पाया जाता है। टूरमेलाइन जो है ये भी पूछा जा सकता है पलट के कि बोरोन किसमें पाया जाता है? तो टूरमेलाइन नामक जो है प्राथमिक खनिज है उसमें पाया जाता है बोरोन। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर, इसको मार्बल भी कहा जाता है संगमरमर को। तो संगमरमर कहे या मार्बल कहे तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। गाय में रूमेन की क्षमता होती है कितना? 200 केजी की क्षमता होती है रूमेन की। गाय में जो रूमेन की क्षमता होती है 200 केजी तक की होती है। पेट का सबसे बड़ा हिस्सा
कहा जाता है? पेट का सबसे बड़ा हिस्सा किसे कहा जाता है? प्रथम अमाशय जो होता है पेट का, वो 4 भाग होता है पेट का, जिसमें पहला जो है प्रथम अमाशय होता है, यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है पेट का दोस्तों। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि की दृष्टि से किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ईडेफियोलॉजी कहा जाता है। जिसमें जो है हम लोग खेती-बाड़ी करते हैं, इसमें देखिए पादप वृद्धि, खेती-बाड़ी करेंगे, पौधों का वृद्धि करेंगे, तो ईडेफियोलॉजी होगा। और चट्टानों का अध्ययन जिसमें करते हैं, चट्टानों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, उसको हम कहते हैं डेफोलॉजी। ई हट जाएगा, डेफोलॉजी केवल होगा उसमें। तो आगे चलते हैं, मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण, वर्गीकरण अ, अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। देखिए वहीं आ गया ना, मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण, वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा की उत्पत्ति कैसे हुआ, मृदा का गुण क्या है, उसमें जो पेडोलॉजी में हम उसका अध्ययन करते हैं। इडेपोलॉजी में जो है हम लोग क्या करते हैं, पौधों का ग्रोथ पढ़ते हैं, पौधों की वृद्धि कैसे होती है, ये सारा चीज़ जो है इडेपोलॉजी में आता है। जो भी खेती-बाड़ी हम लोग करते हैं, इडेपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। मृदा पादप विज्ञान, मृदा पादप वृद्धि एक माध्यम है, क्योंकि यह पौधों को उनकी आवश्यक खाद्य तत्व प्रदान करती है, पहला है। और दूसरा इसमें कह रहा है पौधों को जल तथा जड़ों के शोषण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, ये बात सही है। पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है, ये भी सही है। तो तीनों जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही होगा दोस्तों। द वाला जो है, आगे चलते हैं। मृदा को उदग्र रूप से काटने पर जाननिक रूप से संबंधित अनेकों परतें दिखाई पड़ती है। इन परतों की इकाई को क्या कहते हैं? मृदा प्रोफ़ाइल कहते हैं। मृदा प्रोफ़ाइल कहते हैं इसको दोस्तों। त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड जो मृदा सतह पर बनता है, स्थान घेरता है और सार्वभौमिक पिंड के रूप में होता है, क्या कहलाता है? इसको मृदा पैडान कहते हैं दोस्तों। मृदा के मुख्य अवयव कौन से हैं? मुख्य अवयव मृदा के 4 हैं। कौन-कौन से हैं? आगे मिलेगा आप लोगों को इसमें, वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मृदा प्रोफ़ाइल के अ तथा ब संस्तरों को मिला को कहते हैं, सोलम कहते हैं। अ और ब संस्तर जो मृदा का होता है प्रोफ़ाइल के अंदर, दोनों को मिला दीजिएगा तो उसको सोलम कहा जाता है। मृदा सिस्टम में प्रावस्थाएँ पाई जाती हैं। मृदा सिस्टम में प्रावस्थाएँ ठोस, द्रव और गैस तीनों जो है प्रावस्थाएँ पाई जाती है मृदा के अंदर। ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है मृदा। भूप्रति में भूपपड़ी में किस खनिज पदार्थ की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एसआई सिलिकॉन और ऑक्सीजन, उधर हम बताए थे ना 75% के समथिंग जो बताए थे। तो भूपट्टी में खनिज पदार्थ जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, एसआई और O2, ये सबसे ज़्यादा माने पाई जाती है। आयतन के दृष्टिकोण से मृदा में खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ का क्रमशः प्रतिशत होता है। ये 45% और 5% होता है। खनिज पदार्थ मृदा में कितना होता है? 45% और कार्बनिक पदार्थ दोस्तों 5% होता है। वहीं 45 और 5 का रेशियो यहाँ पे दिया है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। कैल्साइट खनिज से निर्मित चट्टान है। कैल्साइट खनिज से निर्मित लाइमस्टोन दोस्तों है। 2015-16 की जनगणना के अनुसार देश में औसत कृषि जोत का आकार कितना था? औसत कृषि जोत का आकार दोस्तों 1.08 था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1961 में भारत में ट्रैक्टर का उत्पादन शुरू हुआ। एक ट्रैक्टर का औसत कमांड क्षेत्र कितना था? 15 हेक्टेयर। एक ट्रैक्टर का औसत कमांड क्षेत्र 15 हेक्टेयर दोस्तों था। अब तो ज़्यादा है, वो तो उससे जो हैवी ट्रैक्टर आ गया है। लगभग 40 हेक्टेयर भूमि की खेती के लिए मोनोक्रॉपिंग के लिए कितने एचपी ट्रैक्टर को अनुशोसित किया जाता है? 40 हेक्टेयर भूमि के खेत पे, तो ये 25 एचपी का पर्याप्त है। भारत में किस वर्ष पावर टिलर की शुरुआत की गई थी? भारत में किस वर्ष पावर टिलर की शुरुआत? तो 1963 में पावर टिलर की शुरुआत की गई थी भारत में। सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है दोस्तों? तो 12% होती है, याद कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी जो है 1 लाख लीटर के बराबर होता है। अगर यहीं पर 2 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी पूछा जाए तो 2 लाख हो जाएगा। जितना सेंटीमीटर पानी अपने खेत में लगाइएगा, 1 हेक्टेयर में अगर 5 सेंटीमीटर लगाते हैं तो 5 लाख लीटर पानी होगा दोस्तों।
1 सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर होता है। अवनालिका क्षरण डैश की बढ़ती अवस्था है। रील क्षरण के जो है रील से जो है अवनालिका नाली का रूप जो है धीरे-धीरे बढ़ जाता है, तो वहीं उसी का परिवर्तित रूप है रील क्षरण का। तो दोस्तों सॉइल साइंस का है ये क्वेश्चन। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीत को बनाए रखता है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम ये बनाए रखता है पौधों की कोशिकाओं की स्फीत। ये पत्तियों के स्टेमेटा को खोलने और बंद करने में भी ये पोटेशियम बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन विधि विधि से सुधारा जा सकता है लवणीय मृदाओं को। पानी भर निस्पंदन विधि में क्या होता है कि खेत में पानी भर करके जो है उसको फिर बहा दिया जाता है, बाहर जो है गड्ढा में चाहे नाली में, वहीं उस जो भी उसमें लवण होगा वो सब पानी के साथ बह जाता है, तो वही निस्पंदन विधि होता है दोस्तों। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन-सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? रॉक फास्फेट जो है अम्लीय मृदाओं के उपयोग हेतु बढ़िया है। दोस्तों गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? गरीब आदमी का संतरा जो है टमाटर को कहते हैं। ये गरीब आदमी का संतरा है, मतलब कि बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है और गरीबों का फल कहा जाता है किसको? अमरूद को। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा बारबेडास चेरी में सबसे ज़्यादा दोस्तों विटामिन सी होती है। फल की अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में सबसे ज़्यादा ये सहजन आप लोग जानते होंगे, सहजन इसको मोरिंगा स्पेसीज़ के नाम से जाना जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा सब्जी के मामले में वो विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो आगे चलते हैं, आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन-सा राज्य करता है? आम का सब सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश होता है। सबसे ज़्यादा आम की खेती जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा हरियाणा, पंजाब का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? इसमें 4 कथन दिया है, इसमें कौन सही नहीं है ये आपको बताना है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बात सही है। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं। फर्स्ट चाइना है, सेकंड जो है इसमें है, सेकंड में है। फल, सब्जी और मसालों के उत्पादन में बागवानी कहा जाता है, सही बात है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो ये वाला सही नहीं है, भारत दुनिया का सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, ठीक है ना, सब्जी के मामले में। भारत का दूसरा स्थान है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम जो है ये जिम्मेदार है खाद्यान्न के उत्पादन की खरीद करना, वितरण करना और भंडारण करना। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई इसको कहा जाता है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन सी मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है ये जो निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार में कौन नियंत्रित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति जो है ये नियंत्रित करता है कृषि उत्पादों के बाजार जो है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? कौन इसमें चुनना है, खरीफ फसल नहीं है? कपास खरीफ का है, मक्का खरीफ का है और मूंगफली भी खरीफ का है, सरसों जो है रबी का फसल है। तो गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो है 4 कुछ कथन दिया जाएगा, एक इसमें जो है कथन गलत है, बाकी 3 सही है। तो यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है, तो ये कथन गलत है। यह मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। ये कथन नहीं है, सही है। यह तंबाकू का बड़ा उत्पादक नहीं है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है। पत्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन-सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कलिका जो है खाया जाता है इसका। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन-सा है? कौन-सा रसायन उपयुक्त है क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए? जिप्सम। जिप्सम से सुधारा जाता है क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस
मैग्नेटाइट ह्यूमस के कारण जो है काली मिट्टी का रंग काला होता है दोस्तों। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। गेहूँ का काला टिक्का रोग, ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? ये भी कई बार पूछा जाता है। फफूंदी के कारण जो है, मिर्चा में चरपराहट, चिली ग्राइड का क्या कारण है? कैप्साइसिन जो है, इसके कारण जो है मिर्चा में तीखापन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केसर का सबसे उत्पादक किस राज्य में होता है? तो केसर का आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो वनों का अध्ययन किया जाता है, इसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एंटी सोल के अंतर्गत आता है जलोढ़ मिट्टी। जो वर्ग पढ़िएगा मिट्टी का, तो उसमें ये आता है। कौन सा रोग गेहूँ की फसल में से संबंधित है? तो रस्ट जो है गेहूँ में लगता है, टिक्का ये मूँगफली में लगता है और हरित बाली बाजरा में लगता है और खैरा जो है धान में लगता है। आप लोगों को पता होगा। तो ये 80 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो फिर अगले टेस्ट में हम जो है 80 क्वेश्चन लेकर के आएँगे। 80-80 क्वेश्चन का जो है ये टेस्ट होगा। तो जितना टेस्ट हमारे नोट्स में है आप लोगों को हम देंगे। तो आप लोग अपने अनुसार इसका नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फिर कल एक नया टेस्ट लेकर के आएँगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।